कुत्ता काट लेता है तो रेबीज होता है ना, लेकिन नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं रेबीज के बारे में। रेबीज एक वायरस है जो सीएनएस को अफेक्ट करता है और वायरल इंसेफेलाइटिस कॉज करवाता है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? कॉज इसका रेबीज वायरस ही है, जो कि रैप्डोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक आरएनए वायरस है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये बुलेट शेप का वायरस है। हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड? तो ये ट्रांसमिट होता है रेबीज से इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन बींग्स तक। तो एनिमल्स में जैसे कि हमारे डॉग हो गया, कैट्स हो गए, रकून हो गया, मंकी है, बैट्स है, इनके सलाइवा और इनके बाइट से भी रेबीज हो सकता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉग बाइट या स्ट्रीट डॉग के बाइट करने से रेबीज हो जाता है। जो इन्फेक्टेड एनिमल है, इन्फेक्टेड एनिमल का सलाइवा अगर पर्सन के नोज, माउथ या आइस की म्यूकस मेम्ब्रेन में चले जाता है, तब भी रेबीज वायरस कॉज होने के चांसेस है। ह्यूमंस इसके डेड एंड होस्ट क्यों हैं? क्योंकि ह्यूमंस के बाद में ये और ट्रांसमिट नहीं होती है। अब इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन को कहाँ पर उसने बाइट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर उसको हैंड्स पे या फिर नेक पे बाइट किया है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही स्लो हो जाएगा, यानी कि हफ्तों से महीनों तक ही रह जाता है। लेकिन अगर उसको लोअर लिम्स में काटा है या फिर लोअर लिम्स में अफेक्ट हुआ है तो महीनों से सालों भी लग सकते हैं। यानी नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं। सबसे पहले डॉग बाइट किया। नेक्स्ट, अब ये जो रेबीज वायरस है ये मसल्स में जाकर के अफेक्ट करता है। ये ब्लड में कभी भी अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ मसल्स को ही अफेक्ट करता है। इस फेज़ को हम साइलेंट फेज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, लाइक उस जगह पर सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, फीवर। नेक्स्ट, अगर प्रिवेंट नहीं किया तो फर्दर प्रोसेस क्या होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है थ्रू रेट्रोग्रेड पाथवे, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ये कॉज करता है। लाइक सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगा, उसके बाद ये ब्रेन को अफेक्ट करेगा। ये मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। मोटर न्यूरॉन्स जो कि वॉल्यूंटरी मसल्स को कंट्रोल करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स अगर अफेक्ट हो जाएंगे तो पर्सन की जो लिम्स है उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, कभी कभी पैरालिसिस भी हो जाता है। उसके बाद ये इन्फेक्शन ब्रेन तक चले जाता है, यानी कि इसको हम वायरल इंसेफेलाइटिस बोल सकते हैं। अब ब्रेन में जो हमारा एमिगडाला होता है, जो फियर, एग्रेशन को कंट्रोल करता है, ये उसको अफेक्ट कर देता है। इसके अलावा ये ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करेगा, यानी कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स है और फेरिंजियल मसल्स है उसमें स्पाजम लाएगा। जब भी वो पानी पिएगा तो वो उसको पानी चोकिंग हो सकता है, यानी कि वो पानी उसके लंग्स में जा सकता है, इसीलिए उसको हाइड्रोफोबिया होता है ना। उसके बाद वायरस एंटर कर जाता है पर्सन की सेलिवरी ग्लैंड में और बॉडी में। उसके बाद पर्सन की डेथ हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स कैसे होंगे? तो इसमें सबसे पहले वाला जो फेज़ होता है स्टेज 1, स्टेज 1 के अंदर कुछ फेजेस दिखाई देते हैं, लाइक बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, पेन के जगह। इसी फेज़ में प्रोफाइलैक्सिस शुरू कर देना चाहिए, यानी कि वैक्सीनेशन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसको प्रोवाइड कर देना चाहिए। स्टेज 2, तो स्टेज 2 जो होती है वो प्रोड्रोमल स्टेज होती है, जिसमें पर्सन को हाइड्रोफोबिया दिखता है, उसमें एरोफोबिया दिखता है, शीजर्स दिखते हैं, यानी कि जितने भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं उसमें। स्टेज 3 यानी पर्सन की डेथ हो जाती है ना। डेथ क्यों होगी? तो हाइड्रोफोबिया की वजह से, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से और कार्डियक फेलियर की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएंगे पर्सन के? तो उसका सलाइवा का टेस्ट करते हैं, RT-PCR। इसके अलावा उसकी स्किन बायोप्सी करते हैं। इसके अलावा करते हैं CSF एग्जामिनेशन करते हैं, कॉर्नियल बायोप्सी करते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसका? तो सबसे पहले वुंड को वॉश करना है। वुंड को वॉश करना है सोप एंड वाटर से। 15 मिनट के लिए सोप एंड वाटर से उसको उस वुंड को वॉश करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद इसको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं बेस्ड ऑन सीवियरिटी। अब इसकी कुछ कैटेगरीज होती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ सलाइवा लगा है ना, उसको स्क्रैच और बाइट नहीं हुआ है, तो ऐसे में इम्यूनोग्लोबुलिन देने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट में अगर कुछ स्क्रैच हुआ है और वहाँ पे ब्लड भी है तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं। ओके, अब कैटेगरी 3 जिसके अंदर डीप बाइट किया है डॉग ने, तो इसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देंगे प्लस साथ साथ में रेबीज़ का वैक्सीन भी लगाते हैं। स्टेप 3, रेबीज़ वैक्सीनेशन। डेल्टॉइड मसल्स पे लगता है, IM लगाया जाता है। 0 डोज सबसे पहले दिन लगेगा, नेक्स्ट डोज 3rd डे पे, नेक्स्ट डोज 7th डे पे, उसके बाद में 14th डे पे, उसके बाद में 28th डे पर उसको लग जाता है। तो रेबीज़ वायरस से प्रिवेंशन हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि अगर स्ट्रीट डॉग्स वगैरह है उनको भी वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा हमारे घर में जो पेट्स होते हैं उनको वैक्सीनेशन करवाएं। हमको अगर काट लेता है तो हम भी वैक्सीनेशन करवाएं। दैट्स इट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल रिलेटेड स्टफ, सो यू कैन फॉलो मी। थैंक यू।